सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें तो इस वक्त ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से झारखंड में वोटों की गिनती जारी है। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटों की गिनती जारी। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतगणना जारी है। तो शुरुआती रुझानों में महायुति को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दें महाराष्ट्र मतगणना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र झारखंड में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में महाराष्ट्र में यहूदी भारी मतों से आगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महायुति को बढ़त मिलती नजर आ रही है। सीएम एकनाथ शिंदे भी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो इस वक्त की यहां पर बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र मतगणना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। झारखंड में वोटों की गिनती जारी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। तो शुरुआती रुझान में महायुति को बढ़त मिली। और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर भी रुझान। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, झारखंड में रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट, झारखंड में रुझानों में एनडीए को वो बढ़त मिलती नजर आ रही। जेएमएम अलायंस को 6 सीट झारखंड से, बड़ी खबर आपको बता दें। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर झारखंड में इलेक्शन को लेकर के, जहां रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रुझानों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें जेएमएम अलायंस को 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। और इसी बीच यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सभी 9 सीटों के रुझान सामने आए। जहां टिहरी, करहल और सीसामऊ में सपा आगे, ये बड़ी खबर आपको बता दें। जहां कुंदरकी और फूलपुर में बीजेपी आगे चल रही है, मंझुआ में बीजेपी आगे, मीरापुर में। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों को लेकर के तस्वीरें। उत्तर प्रदेश में सभी 9 सीटों को लेकर के ये जो रुझान हैं वो सामने आने शुरू हो गए। सभी 9 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। जहां कटहरी, करहल, सीसामऊ में सपा आगे चल रही है, तो गाजियाबाद, कुंदरकी, फूलपुर में बीजेपी आगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पंजाब की 4 सीटों पर भी गिनती जारी है। तो पंजाब की 4 सीटों पर भी मतगणना जारी है। बैलेट पेपर में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, डेरा बाबा नानक सीट से आम आदमी पार्टी आगे। तो पंजाब की 4 सीटों पर मतगणना। और चलिए यहाँ पर अब वायनाड सीट की बात कर ली जाए तो वायनाड से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। तो बड़ी जानकारी, प्रियंका करीब 3000 वोटों से आगे चलती नजर आ रही हैं। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, तो वायनाड सीट से प्रियंका गांधी आगे। ज्यादा उलटफेर होता नहीं है, कहीं 1%, कहीं 1.5%, कहीं 2% पर वहां पर सरकार बन जाती है। तो यहां पर जो महिलाओं का वोट है, महिलाओं को बीजेपी ने फोकस किया है, सभी चीजों को साधने की कोशिश की है। और चुनाव आचार लगने के पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई तो खुद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि भाई हम सोयाबीन भी खरीदेंगे अगर 15% तक नमी है, क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा है, विदर्भ का इलाका बड़ा मुद्दा है, मराठवाड़ा बड़ा मुद्दा है, मुंबई पर फोकस किया। तो तमाम सारी चीजों के साथ ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों के जरिए हम देखेंगे कि ये परिणाम क्या निकल कर आते हैं। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो टीवी स्क्रीन को गौर से देख लें। बीच में स्क्रीन पर आपको बिग ब्रेकिंग दिखाई देंगी और इससे जुड़ा अपडेट सुनाई देगा, लेकिन साथ ही साथ नीचे की पट्टी पर आप देखेंगे महाराष्ट्र का हर एक अपडेट, एक-एक सीट की जानकारी आप यहां देखेंगे कि कौन आगे है, कौन पीछे है। 288 में से 138 सीटों को लेकर रुझान सामने आ गया है और यहां बीजेपी प्लस बढ़त बनाते हुए ठीक इसी तरह ऊपर की तरफ पट्टी में आप देखेंगे 81 सीटों का समीकरण आपको यहां नजर आएगा। और अभी इस पूरे टैली में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, 10 सीटों पर आगे है, 19 सीटों का रुझान आ गया है। लेकिन साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर हर वोटिंग के बाद जब अब आज काउंटिंग हो रही है, हर काउंटिंग सेंटर के बाहर में इंडिया न्यूज रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झारखंड से रितेश मिश्रा हमारे साथ में है, डेरल मिरांडा मुंबई से जुड़े हुए हैं, मेहंदी गर्ग भी मुंबई से जुड़ी हुई हैं, एके मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, राकेश कुमार सिंह भी सीनियर कुलीग के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आलोक सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम डेरल मिरांडा का रुख कर लेते हैं। डेरल,
जिस तरीके से 65% से ज्यादा मतदान इस बार हुआ है, 30 सालों में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, 30 सालों में सबसे ज्यादा मतदान इसे कहा जा रहा है, पिछली बार से 4% आगे है और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भागी अपनी बनी है, वो उन्होंने अपना सहयोग दिया है। अब ये बताइए, काउंटिंग सेंटर से अपडेट क्या मिल रहा है, कौन आगे कौन पीछे चल रहा है और महिलाओं ने किस पर भरोसा ज्यादा दिखाया है, सुख बुगाहट क्या? देखिए, पिछले चुनाव के मुताबिक जो इस बार जो चुनाव है उसमें ज़्यादा टर्नआउट जो है महाराष्ट्र में देखने मिला। खास करके महिलाएं जो है उन्होंने बड़े पैमाने पर आकर जो इस बार वोटिंग की है। करीबन 58 लाख एक्स्ट्रा जो वोटिंग टर्नआउट है महिलाओं का इस बार ज़्यादा हुआ है। हमने देखा कि जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना जो महायुति के सरकार ने लाई थी उसका अब महायुति को फायदा होगा क्या, ये थोड़े ही देर में स्पष्ट होगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ ठाणे जिले के कोपरी पाचपाकड़ी विधानसभा इस काउंटिंग सेंटर के बाहर, जहां खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी चौथी टर्म है, यहाँ से वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो फाइट है वो शिवसेना यूबीटी के केदार दिघे से हो रही है और पहले राउंड में जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 4000 वोटों से जो है लीड पे है और पहले ईवीएम काउंटिंग को शुरुआत हो गई है और सीएम एकनाथ शिंदे जो है वो 4000 से लीड कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से। तो महिलाओं की जो इस बार काउंटिंग में जो हमको टर्नआउट जो दिखा है, करीबन 58 लाख महिलाओं ने जो है वो पिछले विधानसभा के मुताबिक इस बार ज़्यादा हुआ है। तो इसका फायदा महायुति को होगा का ये कुछ ही देर में अभी स्पष्ट होगा, क्योंकि ईवीएम काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और एकनाथ शिंदे जो अभी लीड पे है 4000 वोटों से लीड कर रहे हैं और दोपहर के 1 बजे तक जो है वो पिक्चर जो है वो इधर क्लियर हो जाएगा। रचना, बिल्कुल अब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इस बीच झारखंड की भी बता दें कि झारखंड में भी फिलहाल वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और जेएमएम गठबंधन पीछे चल रहा है। ये तमाम सारी चीजों के बीच उत्तर प्रदेश है बड़ी खबर आ रही है उपचुनाव को लेकर। यूपी उपचुनाव के रुझानों से जुड़ी खबर है कि मीरापुर सीट से आरएलडी आगे चल रही है, कटहरी सीट से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, फूलपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है और गाजियाबाद सीट से बीजेपी आगे चल रही है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के जो रुझान हैं वो आपको बताना भी जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे सबकी नजर बनी हुई है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका मिला और वहां पर जो यूपी है उसको फायदा हुआ, अखिलेश यादव को बड़ा फायदा हुआ वहां पर। तो ये तलाशने की कोशिश की जा रही कि उसके पीछे क्या है या क्या नहीं है। मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे मैनपुरी। मोहम्मद शबाब, रुझान क्या आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, रुझानों में कई जगहों पर समाजवादी पार्टी तो कई जगहों पर भाजपा प्रत्याशी के आगे होने की सूचनाएं मिल रही हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, मैनपुरी की करहल सीट जहां पर बाईपोल हुआ था, यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी अनुजेश यादव अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उनमें पीछे चल रहे हैं। इसी के ठीक सटी हुई सीट है सीसामऊ, जहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे चल रही हैं। 4684 के आसपास उन्हें वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के पास 2333 वोट हैं। इसमें पहले राउंड में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर लगभग 1300 वोटों से आगे हैं और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो चारू केन है वो यहाँ पर पीछे चल रही हैं और लगातार जो नतीजे हैं, रुझान जो हैं वो बदल रहे हैं। इसी तरीके से कटेहरी सीट पर भी कभी समाजवादी पार्टी तो कभी भाजपा प्रत्याशी आगे हो जा रहे हैं और जो भी सीटें हैं जहां पर बाईपोल चल रहा है उन सभी जगहों पर लगातार जो नतीजे हैं वो थोड़ी देर में शुरुआत दिखने लगेंगे, क्योंकि बहुत कम हालांकि मोहम्मद शबाब, नसीम सोलंकी ने ये अंदेशा जताया था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने अधिकारी को खत भी लिखा था। यहाँ आप बता रहे हैं कि नसीम सोलंकी 4000 वोटों से आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि उन्होंने गड़बड़ी की शिकायत कल देर रात की थी। देर रात उन्होंने ईवीएम जहां रखी जाती है स्ट्रांग रूम, वहां पर सीसीटीवी न चलने की शिकायत की थी और इस बात को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग ने फौरन जो है वो हरकत की और उसके बाद मौके पर जिलाधिकारी खुद पहुंचे और वहां पर उन्होंने ईवीएम को सही कराया। नसीम सोलंकी और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी जगहों से चुनाव में निष्पक्षता और तमाम दूसरी बातों को लेकर के लगातार बात कहते रहे, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। नसीम सोलंकी चूंकि सीसामऊ में जब पोलिंग भी हुई तब भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग देखने को मिली थी, वहां पर पत्थरबाजी तक हुई थी। ऐसे में वहां पर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, वहां के नतीजों पर सबकी निगाहें। और शबाब, सीसामऊ से ही सबसे पहले आएगा चुनावी नतीजा, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 20 राउंड की काउंटिंग वहां पर होगी, बाकी जगह 32 की होगी। आप
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि विधानसभा क्षेत्र वो छोटा है, लिहाजा वहां पर कम राउंड की गिनती होगी और उसमें मुमकिन उम्मीद है कि जैसे अभी 9:15 बज रहा है, तो ये मान के चलिए कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास चीजें जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, शीशे की तरह क्लियर हो जाएंगी कि किस तरफ चीजें बन रही हैं, किस तरफ बिगड़ रही हैं। हालांकि दूसरे इलाकों में विधानसभा क्षेत्र थोड़े बड़े बड़े हैं, लिहाजा वहां पर वोटों की गिनती में थोड़ा समय लगेगा। जैसे जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर 14 टेबल लगाई गई हैं, 32 राउंड की गिनती होनी है, तो ऐसे में तमाम जो समय है वो थोड़ा लग सकता है, लेकिन फिर भी ये यादव परिवार का गढ़ है, यहाँ पर चीजें जो हैं वो यादव परिवार के हिसाब से देखी जा रही हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव शुरुआती रुझान में यहाँ पर आगे चल रहे हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर 46 उपचुनाव विधानसभा के हो रहे हैं और 2 लोकसभा के हो रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड से सीट छोड़ी थी, प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन संकेत निकल कर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी जीत सकती है, लेकिन वोटों का मार्जिन क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पर वोटिंग कम हुई है। क्या उतने वोटों के साथ वो जीत पाएंगी? और अगर वो जीती तो ये तीसरी सदस्य होंगी गांधी परिवार की जो एक साथ संसद में मौजूद होंगी, यानी कि सोनिया गांधी राज्यसभा में, लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा में मौजूद होंगे। और हो सकता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद पर और ज्यादा मौका मिले अटैक करने के, कि देखिए और कोई नहीं मिल पाया, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो सबके सब संसद में पहुंच गए। कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है, लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र से जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं वो समीकरण अब भी ये बता रहे हैं कि वहां पर महायुति आगे चल रही है। कई सारे शिंदे आगे हैं, देवेंद्र फडणवीस आगे हैं, अजीत पवार आगे हैं, इसके साथ साथ नवाब मलिक भी आगे चल रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है नवाब मलिक आगे चल रहे हैं, राज ठाकरे के बेटे वो आगे चल रहे हैं, आदित्य वहां पर। तो बहुत सारे संकेत है, लेकिन एक बड़ा संकेत यहां पर यह निकल कर आता है। आलोक जी से पूछना चाहूंगा, आलोक जी जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, बीजेपी 73 सीटों पे आगे चल रही है, एक बड़े नंबर के साथ वो आगे बढ़ रही है। अगर बीजेपी की स्थिति यही रही और वो आगे बढ़ती रही तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी कहेगी मुख्यमंत्री हमारा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरह से समझौता करके किया, आप पुरानी पृष्ठभूमि याद करिए, मनोहर जोशी को उन्होंने बनाया था जी, उद्धव ठाकरे को उन्होंने बनाया। तो बीजेपी इस मामले में बड़ा ही उदार रहती है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो अभी भी कहेगी यदि 20 सीट आई तब भी मेरा ही मुख्यमंत्री होगा। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। इसलिए हाँ, ये कहना, इसमें कोई शक ही नहीं है कि फिर एकनाथ शिंदे को वो कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये अभी बहुत जल्दी होगा ये कहने का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि चुनाव जिस ढंग से लड़ा गया है, बीजेपी स्मूथली अपने आप को ऐसा कोशिश करेगी जिससे एकनाथ शिंदे को यदि रिप्लेस करना है तो उनको कहाँ क्या स्थान मिले। और एकनाथ शिंदे बार बार ये कहते रहे कि मैं तो ज़मीन का आदमी हूँ, मैं ज़मीन उस हिसाब से काम करता हूँ, कॉमन मैन का आदमी हूँ। तो इसलिए ऐसी लड़ाई अभी तत्काल अभी भविष्यवाणी इस पर करना ठीक नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा संकेत ये है कि जितने बड़े पैमाने पर बीजेपी एनडीए आगे बढ़ते दिखाई दे रही है, ये शरद पवार और कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, शरद पवार तो बिल्कुल अंतिम, मतलब कह सकते हैं कि इस तरह का चुनाव है, वो बार बार पहले भी संन्यास लेने की बात करते थे। सबसे बड़ी जो चोट होगी प्रियंका गांधी का जीतना तो केवल ऐसा ही है जैसे आपको खिलौना मिल गया। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से, और खड़गे साहब का क्या करेंगे, लोकसभा का चुनाव हराया, विधानसभाओं के चुनाव हराए, ये चुनाव भी हार जाएंगे, तब खड़गे साहब क्या मुंह दिखाएंगे? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि बार बार देवेंद्र फडणवीस से पत्रकार सवाल कर रहे थे, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई हमने शिंदे को लेकर, एकनाथ शिंदे के चेहरे के तौर पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन अगर बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता है, जो कि दिखाई दे रहा रुझानों में, अगर वो बढ़ता है तो क्या शिंदे मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, आपने नहीं देखा वहां नीतीश कुमार को बनाया ना। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यही मैं आपको कह रहा हूँ शुरू से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाजपेयी के समय में भी ये किया गया कि हम बड़ा दिखाएं, ताकत तो हमारी रहेगी, मुख्यमंत्री तो हमारे बल पर चलेगा ना। ये सही है कि पार्टी में एक होगा, और क्या इतनी बड़ी ताकत शरद पवार के पास आ जाए। नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दे दिया, तो बिहार के पास ही झारखंड का रुख कर लेते हैं। और एकनाथ शिंदे का जहां तक जिक्र है, एकनाथ शिंदे पिछले दिनों ये कहते हुए नजर आए थे कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में मैं खुद को नहीं देखता हूं। शायद वो जान गए थे कि आगे आने वाले भविष्य में एनडीए का चेहरा कौन होने वाला है या बीजेपी का फैसला क्या होने वाला है। जो अभी रुझानों में नजर आ रहा है, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर अभी तो रुझानों में दिख रही है। झारखंड से रितेश मिश्रा पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों को पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर जो कि
यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई है। रुझानों से जुड़ा बड़ा अपडेट, मीरापुर सीट से आरएलडी आगे है, कटहरी सीट से समाजवादी पार्टी आगे है, फूलपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है, जबकि गाजियाबाद सीट से बीजेपी आगे। और अभी थोड़ी देर पहले जब न्यूज रूम में हम मौजूद थे तो वहां जब अपडेट ले रहे थे 9 सीटों में से 8 पर बीजेपी आगे चल रही थी, सिर्फ एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे थी। अगर इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी शुरुआत का सिर्फ सवा घंटा करीब हुआ है, जब पहले तो बैलेट पेपर खुले हैं, अब ईवीएम भी खुलना शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं यूपी उपचुनाव में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का नारा कटेंगे तो बटेंगे काम आ गया। राकेश जी, देखिए, साफ तौर पे लगता है क्योंकि जिस तरह से ये चुनाव जो 9 विधानसभा के उपचुनाव जो हैं, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। और जिस तरह से दोनों ने अपनी ताकत झोंकी थी और आपने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की टीम का गठन किया था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वे जो हैं इन विधानसभा के उपचुनाव को वो पूरी तौर पर मॉनिटर करेंगे, उसकी रिपोर्ट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को देना था। और आपने देखा कि अखिलेश यादव सभी जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी और सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, और कल तक उन्होंने कहा कि आपको अलर्ट रहना है। इसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना। ये जरूर है कि कटेंगे तो बटेंगे, वो सफल होता है या अखिलेश का जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, या फिर एक है तो सेफ है, कौन सा नारा पसंद आया होगा लोगों को, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से देखिए जो हमारे पास जो जानकारी है, सेफ गेम खेलती है, ऐसे आप भी सेफ गेम खेल रहे हैं। रचना, देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास जो ग्राउंड से जानकारी है उसके मुताबिक 7 सीट जो है बीजेपी जीत सकती है, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीतने की संभावना है। ये तो अंत में पता चलेगा, लेकिन हमारे पास जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसकी जानकारी दे रहे हो, क्योंकि मनोज जी और हम लोग दोनों जो है न्यूज रूम में इस लेकर बातचीत कर रहे थे। मनोज जी, आप इस पर बताइए। बिल्कुल, बातचीत करते रहते हैं और आपकी आदत है कि आप जीवन में रिस्क कभी लेते नहीं है, और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से रुझान आ रहा है उसमें भी कोई रिस्क लेने के मूड में दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इधर आपको भी झटके लग रहे हैं और झटके कहीं ना कहीं जो अभी रुझान निकल कर आ रहे हैं उसमें भी देखे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक अपडेट आ रहा है, रचना बता दूं कि सिद्दीकी जिनका मर्डर मुंबई में हुआ है, पट्टी में भी तो देखिए बीजेपी 32 पर आगे हो गई है झारखंड में, जबकि जेएमएम सिर्फ 19 पर। एक ये भी झटका है, ये भी चर्चा है। और सिद्दीकी जिनका की मर्डर हुआ, हत्या हुई, और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी आगे चल रहे हैं, उनके बारे में जो जानकारी मिल पा रही वो आगे चल रहे हैं। कुछ समय के लिए जो खबर आ रही है उसमें अजीत पवार अपने भतीजे से पीछे चल रहे हैं। असल में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को गच्चा दिया और चाचा ने भी कहा कि तुमने मुझे गच्चा दिया तो मैं तुम्हारे भतीजे से तुमको गच्चा दिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन परिणाम निकल कर आएगा तो वाकई गच्चा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, इंतजार करना होगा, क्योंकि राकेश जी की तरह कि पहले तोलो और देखो फिर समझो। और हमारे साथ में लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं, AK मिश्रा भी हमारे साथ में है। और महाराष्ट्र से जिस तरह का अपडेट अभी सामने आ रहा है, कभी महायुति आगे हो जाती है, महाविकास आघाड़ी शुरुआत से ही पीछे है, अभी थोड़ा आगे अगर हम बढ़ेंगे, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मामला टाई सा नजर आ रहा है। क्या टाई होगा? क्या हंग असेंबली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? AK मिश्रा जी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए, टाई भी अगर होता है और नेक टू नेक या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा का अगर होता है तो उसमें लोगों को पता है, विधायकों को पता है कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग पार्टी है, तो वो टूट करके सपोर्ट देते हैं, इसीलिए सब लोगों को रिजर्व कर लिया, होटल वगैरह में लोगों को कैद करना शुरू कर दिया। मैम, संजय राउत कह रहे थे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होगी। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक समझना हमें चाहिए महाराष्ट्र बीजेपी के लिए कि अगर बीजेपी महायुति जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। मैं बार बार दर्शकों को बोल रहा हूं, कंपटीशन विद इन कंपटीशन। देखिए, महायुति में भी तो एक कंपटीशन है। बीजेपी हमेशा सेक्रीफाइस करती रही है, मजबूरन में उसको किसी दूसरे का सहारा लेके सीएम बनाना पड़ता है, मेजर चंक दूसरे को देना पड़ता है। बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम अपनी जीत दर्ज करें। शिवसेना जो और उसके साथ अजीत पवार की जो पार्टी है उनकी सीट को भी कम किया जाए, क्योंकि ये दोनों जितने घटक उनके कमजोर होंगे बीजेपी उतनी ही मजबूत होगी, फिर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई बार्गेन नहीं कर पाएगा। तो ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट विद इन कॉन्सेप्ट। तो यहां पे बीजेपी की जो बंपर जीत दिखाई दे रही है, मुझे लगता है बीजेपी ने प्लान ऐसे किया है कि अब की बार हम अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें ले आए, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार के गुट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कर रहा था, यूपी में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ये मान लूं कि समाजवादी पार्टी
अगर बहुत अच्छा वहां पे कर रही है यूपी के उपचुनाव में, तात्कालिक वे में तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को इनडायरेक्ट वे में मिलेगा कि समाजवादी पार्टी जितनी स्ट्रांग होगी, इंडी अलायंस उतना कमजोर होगा, फिर ये कांग्रेस को वहां पे आगे सीट नहीं देंगे। तो इसका बेनिफिट आपको जाकर के मिलेगा बीजेपी को स्टेट इलेक्शन में और लोकसभा के इलेक्शन में। बीजेपी तो चाहेगी कि इंडी अलायंस कमजोर हो, जैसे ही समाजवादी उभरेगी इंडी अलायंस कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बड़े फैक्टर हैं जो कि दो इंपॉर्टेंट बड़े फैक्टर है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कपाट है वो हमेशा खुले रहेंगे। केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वही दूसरा अपडेट देना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान ने जिस सीट से इस्तीफा दिया, बुधनी में कांग्रेस आगे चल रही है। फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है, आगे पता नहीं क्या हो सकता है। राजकुमार पटेल, जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि जितने वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उससे ज्यादा वो शिवराज सिंह चौहान के खास हैं और किरात समाज से आते हैं। जिस जाति से शिवराज हैं उसी जाति से वो भी आते हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अनिरुद्ध प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी तक के रुझानों में अनिरुद्ध जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, नमस्कार। अभी तक के रुझानों, जो अभी तक का रुझान आ रहा है, ये आने वाले 1-1.5 घंटे बाद ये परिणाम में बदल जाएगा। आप देखिएगा कि एनडीए महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। एनडीए, थोड़ा उत्साह दिखाइए अगर वाकई परिणाम में बदलने वाला है तो। मनोज जी, अगर वाकई परिणाम पे बदलने वाला है तो आपकी आवाज में इतना उत्साह दिखा देना चाहिए। 1.5 घंटे नहीं, मैं कह रहा हूं 1.5 घंटे के बाद आप देखिएगा ये जो रुझान है ये परिणाम में परिवर्तित होने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तीनों जगह में विकास की गति, जो डबल इंजन की सरकार की गति है, वो आगे गति पकड़ेगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनने जा रही है। इसमें कोई उत्साह और अत्युत्साह की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी अति उत्साह या उत्साह की बात ही नहीं करता। हम निरंतर विकास की और गति की बात करते हैं और एक है और सेफ है की बात करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई है ही नहीं है कि 1-1.5 घंटे बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से खबर सामने आई थी, जो कांग्रेस लेड अंदर की गवर्नमेंट खबर ये सामने आई थी कि बीजेपी ने लड्डुओं के लिए बहुत बड़ा ना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि इस बार हम लड्डू नहीं खाएंगे, इस बार हम जलेबी बनवाएंगे और जलेबी बांटेंगे खुशी में। सच है क्या? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जलेबी भी खाया जाएगा, लड्डू भी खाया जाएगा, लेकिन जलेबी को भेजा जाएगा कांग्रेस कार्यालय में ताकि उनके लोग खा सकें जलेबी, क्योंकि वहां जलेबी तो बन नहीं रही है। जलेबी सारी हरियाणा में उन्होंने खत्म कर दिया, जिस आधार पे जाति के आधार पे चुनाव बांटने के। जो एक चीज जान लीजिए, जब व्यक्ति बांटने के आधार पे चुनाव लड़ता है तो हमेशा हारता है। जनता उसे कभी आशीर्वाद नहीं देती है। ये कांग्रेस को जितनी जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। आपने बता दिया, एक है तो सेफ है, लेकिन क्या करें, विपक्षियों को समझ में नहीं आता कि एक होने का दिखावा तो करते हैं लेकिन सेफ रह नहीं पाते हैं। और जलेबी का जिक्र रचना कर रही थी, लेकिन हरियाणा चुनाव में कितनी जलेबी बनी और कितनी बटी, और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े चटकारे के साथ वो जलेबी खाई है, उसका स्वाद भी लिया, वो हमने देखा है। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच लगातार हम अपडेट दिखा रहे हैं, बहुत सारे चेहरे दिखा रहे हैं। रितेश हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार झारखंड चलेंगे, बाकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। रितेश, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अपडेट की अगर बात करें तो शुरुआती रुझानों में बनाई हुई थी और जो अंतर था वो बहुत ज्यादा था, यानी महागठबंधन और एनडीए अलायंस में काफी अंतर था। लेकिन अब ये धीरे धीरे अंतर कम होते हुए दिख रहा है और एक बार फिर से यहाँ पर जेएमएम प्लस जो है, ये इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर पर ही मौजूद हैं और तमाम पार्टियों के जो पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर देखिए कि सिक्योरिटी है। कई टियर्स में यहाँ पर सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी तरह की यहाँ पर धांधली ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। बाकायदा सभी लोगों को कार्ड लगाए गए हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस तरह से सारी व्यवस्था की गई है कि जो भी पुलिसकर्मी है, जो भी लोग अंदर काउंटिंग सेंटर पे जा रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर फोन वगैरह अपना जमा करके जा रहे हैं। यानी अगर देखें तो पूरी तरीके से निष्पक्ष और पूरा ट्रांसपेरेंट यहां पर व्यवस्था की गई है। तो अब बात कर लेते हैं, हालांकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, झारखंड के बड़े नेता, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या रविंद्र राय हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम लोगों के दावे यही हैं कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। दूसरी तरफ अगर जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करिए, तमाम लोग दावा ये कर रहे हैं कि उनकी ही वापसी हो रही है, एक बार फिर से वो वापस आ रहे हैं। लेकिन कांटे की टक्कर है और अभी भी 19 और 20 वाली स्थिति है कि कौन सत्ता में आएगा अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये स्थिति जो है दोपहर तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे
तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि झारखंड में सरकार किसकी आने वाली है, क्योंकि कांटे की टक्कर है। भले ही 81 सीट है झारखंड में, लेकिन 81 सीटों पर अलग अलग कांटे की जो टक्कर में अभी मुद्दे हैं हमारे वो स्क्रीन हावी पर रहे। बीजेपी आगे चल रही है, आपके पास ताजा अपडेट क्या है? मेरे पास जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार जेएमएम शुरुआती रुझानों में काफी पीछे थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो गेन कर रही है और जो अंतर था वो अंतर अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो लड़ाई है वो कांटे की है और जीत का भी अंतर जिसे भी मिलेगा, जो भी बिल्कुल नितेश, सरकार आप सत्ता में ठीक कह रहे हो कि आएगी, कांटे की लड़ाई है, जीत का बहुत ज्यादा अंतर वो नहीं है, काफी वो कम अंतर कमतर दिखाई होता जा रहा है और कांटे की टक्कर यहां पर लड़ाई है। हम आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे, जिस तरीके से इस चुनाव में झारखंड में भी हो या फिर महाराष्ट्र में भी हो, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, कटेंगे तो बटेंगे के नारे लगाए, जिस तरीके से हेमंत शर्मा को, आसाम के मुख्यमंत्री को झारखंड में लगाया गया, झारखंड में बेचा गया और उन्होंने सीधा एक लाइन खींचने की कोशिश की, औरंगजेब, अकबर, इस तरह के आरोपों पर और घुसपैठ का बड़ा मुद्दा उठाया। क्या वाकई ये मुद्दे काम कर रहे हैं? क्योंकि कांटे की टक्कर झारखंड। देखिए मनोज जी, झारखंड में निश्चित रूप से कांटे की टक्कर इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की लड़ाई लड़ता रहा है, इसलिए आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस तो कमज़ोर है ना। इस दृष्टि से आप ये देखिए कि असम के मुख्यमंत्री वहाँ जो मुद्दा बना रहे हैं, भाई अल्पसंख्यकों का मुद्दा तो छोटा है, उससे बड़ा आदिवासियों का है। इस बार पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, जिस तरह के सारे पुराने रघुवर दास और ऊपर से जो सोरेन के ही परिवार के सेनापति रहे, उन चंपई सोरेन, उनको भी अपने साथ ले आए हैं। इस दृष्टि से मुझे लगता है झारखंड में, लेकिन मनोज जी मैं 2 मिनट इस बारे में कहूँगा कि आप यह याद करिए, शरद पवार, मैं महाराष्ट्र भी थोड़ा जोड़ना चाहता था क्योंकि वहाँ वो कबड्डी से उन्होंने ज़िंदगी की राजनीति शुरू की थी। मैंने कबड्डी फेडरेशन से वो राजनीति में आए हैं। कबड्डी में वो आधा पाला खेलते हैं, आधा खेलते हैं, वो बुज़ुर्ग हो गए हैं। और महाराष्ट्र और आप जो मध्य प्रदेश को जानते हैं, या वहाँ पर कुश्ती का, और ख़ास करके अखिलेश यादव का, चूँकि आप यूपी भी जिक्र कर रहे हैं, तो मुलायम सिंह यादव भी कुश्ती से आए हैं। तो पहले कुश्ती में सांस जिसकी फुला दिया, तो लोकसभा चुनाव में लगा कि बस कांग्रेस तो अब महाराष्ट्र में आ रही है, शरद पवार तो वैसे हो जाएंगे और ये हो जाएगा। उसी तरह झारखंड में भी राहुल गांधी को लगा कि बस हमारे पास हेमंत सोरेन का बिल्कुल वो है, और पैसे की तो 100 करोड़ 500 करोड़ तो तिजोरी में रखा हुआ है, उसके बल पर जीतेंगे। लेकिन आदिवासी और महिलाएं दोनों राज्यों में ये जो कुश्तीबाज हैं, ये और कबड्डी वाले तो सिर्फ खेलते हैं, वो हर जगह है ही। शरद पवार किसी के साथ भी समझौता करते रहे हैं, यशवंतराव चौहान के ज़माने से सोनिया गांधी तक। ऐसी स्थिति में वो उनकी को केवल सुप्रिया सूले कब बने। काउंटिंग के दिन में सभी पुराने किस्से आलोक सर ने याद दिला दिए, शरद पवार का भी जिक्र कर दिया और कांग्रेस के जो झारखंड में वादे रहे उनका भी जिक्र कर दिया। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की प्रवक्ता ज़ेबा खान, नीलेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता शरद पवार गुट, और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले ज़ेबा जी आप बता दीजिए, जिस तरीके से झारखंड में अभी तक 12 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और यहाँ महाराष्ट्र में अगर मैं देख पा रही हूँ 25 सीटों पर महज कांग्रेस आगे चल रही है, फिर कैसे इंडिया ब्लॉक का लगातार जीत के दावे करता रहा? नंबर्स काफी कम हैं कंपैरेटिवली अगर देखें एनडीए के। नहीं, ये तो अभी बहुत शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए, आगे अच्छा होगा, हम पूरी उम्मीद करते हैं। और हम कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से और देश के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, जो देश की जरूरत है उस पर हमेशा बात किए हैं। और चुनाव में हमारे मुद्दे भी वही रहे हैं कि जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमने टारगेट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका आप देखिए कि कितना गिर गई है और आज क्या स्थिति बन गई है। विकास पर बात ही नहीं होती है, जनता की समस्याओं पर बात सोचने वाली बात तो ज़ेबा जी ये भी है ना, अगर आप कह रही हैं कि चुनाव लड़ने का अगर समाज स्टैंडर्ड को गिर गया बांटते है, हैं। फिर भी बीजेपी के नंबर्स आगे क्यों है? देखिए, इस बात का जवाब तो आपके पास भी है कि भाजपा किस तरह चुनाव लड़ती है। और चंडीगढ़ में एक मेयर के मामूली छोटे से मेयर के चुनाव में जो इनका चेहरा सामने आया है, वो चेहरा पूरे देश ने देखा है
कि आज चुनाव ही और लड़ना बहुत पीछे और निकल गए, जीतना, पानी बहुत आगे बह चुका। पहले क्या होती थी? चंडीगढ़ नैतिकता मेयर के होती इलेक्शन थी। के बाद पानी बहुत आगे बढ़ चुका। राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी जीत चुकी है और इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन जा चुका है। लेकिन बड़ा रुझान झारखंड के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिली है। जी हां, झारखंड में एनडीए 42 सीटों पर, जी हां 42 सीटों पर है झारखंड में एनडीए। 34 सीटों पर इंडिया गठबंधन 34 सीटों पर आगे चल रहा है। झारखंड में बरहेट सीट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, धनबाद से बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं, जामताड़ा से सीट से सीता सोरेन आगे चल रहे हैं और चंपई सोरेन भी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर बेहतर स्थिति में दोनों ही राज्यों में अगर देखा जाए तो दोनों ही राज्यों में महागठबंधन महायुति आगे दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए झारखंड में और एनडीए राकेश आगे जी के दिख रहा है। चेहरे की चमक भी बढ़ गई है। देखिए मनोज जी की तरह अदरक वाली चाय पी के राकेश जी अब थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी जो हैं लगातार बीच का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन झारखंड में जो रुझान आए हैं, एनडीए जो है जो 42 का जो हाफ मार्क है उसको पार कर लिया है। देखिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में एनडीए 42 सीटों पर आगे है, जो कि हाफ मार्क था। 81 सीट है, 42 सीट अगर जो पार्टी लाएगी वो सत्ता में आएगी तो 42 सीट में शुरुआती रुझान हो गया, 42 से अब 41 हो गया, अब 40 हो गया, 2 हो गया। कई- असल में क्या है कई तत्काल जल्दबाजी तो नहीं ये हो इलेक्शन कमीशन के जहां मेरे संवाददाता मुझे भेज रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, अब 40 हो गया, जैसे पार्टी 36 पहले पर एनडीए पोस्टर है। लगा देते हैं, लड्डू खिला देते हैं। राकेश जी जल्दबाजी तो नहीं होगी खुशी मनाने में? लेकिन यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। और जिस तरह से यहाँ पर एनडीए ने पूरी अपनी ताकत झोंकी थी, जिस तरह से मनोज भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, हेमंत बिश्व शर्मा को मैदान में उतारा गया था और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और जिस तरह से यहाँ एग्रेसिव कैंपेन हुआ है बीजेपी का, इसका जमीन पर इसका असर साफ तौर से जमीन पर इसका असर दिखेगा। लेकिन करीब करीब 150 के आसपास जो मेरे संवाददाता मुझे भेज रहे हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि वहीं पर जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर वो मौजूद हैं, 150 के आसपास आलोक जी एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। और जो इंडिया गठबंधन है, जो महाविकास आघाड़ी है, बहुत आगे बहुत पीछे है, महायुति बहुत आगे निकल चुकी है। मुझे लगता है कि जो आरोप जेवा खान लगा रही थी और उनका वो चंडीगढ़ पर पहुंच गई और चंडीगढ़ से आगे तो बहुत राजनीतिक पानी बह चुका है। बहुत सारे मुद्दे, चुनाव हो चुके हैं, परिणाम निकल कर आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन भी लग चुकी है। लेकिन नब्ज को पकड़ना, चुनाव की नब्ज को पकड़ना, जनता की नब्ज को पकड़ना। आपको याद होगा कैबिनेट में चुनाव के कुछ दिन पहले वो आरक्षण को लेकर भी लेकर आए कि वहां पर जिस तरीके से आरक्षण मिलता है पिछड़े वर्ग का, बाकी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 10% अलग से एक प्रस्ताव पास किया गया। सोयाबीन का को लेकर जो 15% तक की अगर आपकी नमी है तो आपका सोयाबीन सरकार खरीदेगी, चुनाव के 3 दिन, आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले। इसके साथ साथ महिलाओं की योजना, युवाओं की योजना, जनता को पकड़ने का और कटेंगे तो बटेंगे भी, यानी कि पूरा कॉम्बो बीजेपी देने की कोशिश करती है। क्या कहना? कांग्रेस ने उससे भी कई बड़े वायदे किए जी। हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि महाराष्ट्र में मुस्लिम एक वोट बड़ा बैंक है जिसको कह सकते हैं। शरद पवार तो बने, दाऊद इब्राहिम से लेकर के दुनिया भर के उन पर आरोप लगते रहे, इतना ज़्यादा प्रश्रय देते रहे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी है। साधनों में उनके पास कोई कमी नहीं है। झारखंड में पैसा, महाराष्ट्र में पैसा, मेरे हिसाब से चाहे वो सामने रिकॉर्ड में हो ना हो, शरद पवार से ज़्यादा धनपति कोई इस समय नहीं हो सकता है राजनीतिक। उनकी बेटी पे भी आरोप, सुप्रिया सुरे पे आरोप लग गए कि उन्होंने जो है बिटकॉइन के जरिए, छत्तीसगढ़ से ईडी ने छापेमारी की चलते चुनाव में, एक व्यक्ति को पकड़ा और कहा गया कि बिटकॉइन के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए इस चुनाव में लगाया गया। देखिए मनोज जी, इसलिए मैं उस पर नहीं, जो कि वो जांच का विषय है, जांच उन्होंने भी कह दिया, जांच करिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, शरद पवार भी शुरू से मराठा क्षत्रप के नाते भी उनका एक बड़ा प्रभाव है। और इसलिए मैं पहले भी कह रहा था, इस बार एनडीए ने जो ताकत लगाई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महाराष्ट्र में ये 100वां वर्ष है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दांव पर यह है कि संगठन यदि उनके पास है, क्या उनके कार्य, अच्छा उनके यहाँ कोई ऐसा शायद नहीं, कुछ ऐसी बात आपने कर दी है कि नीलेश जी इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। नीलेश भोसले जी रिएक्ट करेंगे, एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें लगातार जो काउंटिंग सेंटर से सामने आ रही हैं, और काउंटिंग सेंटर के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा की जो तस्वीर अभी रियल पिक्चर निकलकर सामने आ रही है, 288 सीटों पर आप नंबर्स को पहचानिए, आप कलर को पहचानिए। बीजेपी
90 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है रुझानों में। और लार्जेस्ट पार्टी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मनोज हम कर भी रहे थे कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनेगी तो मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा। अब जैसे कि आलोक जी ने कहा है कि अभी इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि भले ही बीजेपी बिहार में ज्यादा थी लेकिन मां नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और इसके पहले पत्रकार इस बात का अंदेशा लगा रहे थे, तो उनको ही लग रहा था, लेकिन बार बार इस बात को लेकर फडणवीस कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे एकनाथ शिंदे हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उनके अंदर मुख्यमंत्री की बनने की इच्छा है, क्योंकि वो नहीं बन पाए तो उसको लेकर समय समय पर नाराजगी जाहिर होती रहती है। लेकिन नागपुर, जिसका जिक्र संघ की कर रहे थे, संघ एक बड़ा फैक्टर है, संघ के कार्यकर्ता एक बड़ा फैक्टर है। और महाराष्ट्र में नागपुर गढ़ है, महाराष्ट्र में संघ ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। नागपुर की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ए.के. मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। ए.के. मिश्रा साहब, अगर बात करें बीजेपी और संघ के, बहुत सारी खबरें आती है कि संघ तैयार नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये होना चाहिए, बीजेपी इन्हें बनाना चाहती है, लेकिन संघ और बीजेपी का जो समन्वय है, उसकी जो गठजोड़ है, उसको लोग समझ नहीं पाते, उसकी जमीनी सच्चाई को लोग उतना समझ नहीं पाते। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। एक बार उनके पास चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपकी उपस्थिति है, इसे देखकर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है और जो चित्र सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं वो भी बताने को काफी है कि किस प्रकार सरकार ने प्रशासन को आगे करके चुनाव लड़ा है। वो भी किसी से आजकल किसी से छुपी नहीं है और उसकी लगातार शिकायतें हमारे कैंडिडेट ने, पार्टी ने लगातार करने का काम करा है। वो भी देश और प्रदेश के सामने बिल्कुल स्थिति साफ है। और अभी आपके चैनल में मैं सुन पा रहा था कि मिठाइयों की बात हो रही थी, जलेबी की बात कर रहे थे। हम समाजवादी लोग निश्चित तौर पे जलेबी और मिठाई अंतिम परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं के साथ खाना पसंद करते हैं। यही समाजवादी पार्टी को सिखाया गया है, कार्यकर्ताओं को सिखाया गया है। तो ये तो हमने 9 सीटों में से मुश्किल से 1 या 2 सीट हैं जहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जहां तक आपने गड़बड़ी की बात बताई, नसीम सोलंकी कह रही थी कि गड़बड़ी का अंदेशा है, लेकिन ताजा अपडेट कह रहे हैं कि आगे चल रही है वो काउंटिंग में। देखिए, लोकतंत्र में ऐतिहासिक बरतना और लोकतंत्र की परंपरा को जीवित रखने की लड़ाई भी समाजवादी लोग समय समय पर लड़ते रहे। तो निश्चित तौर पे ये, यानी आप कह रहे हैं वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी रहते हैं और नतीजे आने देते हैं, उसके बाद में खुशी मनाएंगे। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। रुझानों में महायुति को मिल गया है बहुमत। महायुति 158 सीटों पर आगे चल रही है और जबकि महाविकास अघाड़ी महज 98 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी अभी रुझानों में या महाराष्ट्र में महायुति सरकार में फिर से लौट रही है, यानी सत्ता में फिर से वापसी कर रही है। और ये जो नीचे की पट्टी है ये आपको बता रही है कि कैसे ये तेजी से आंकड़े बढ़ गए हैं और बदल गए हैं। बीजेपी के आगे 110 नंबर आप देख रहे हैं, यानी 110 सीटों पर रुझानों में आगे बीजेपी चल रही है। जबकि शिवसेना शिंदे गुट ये 38 सीटों पर आगे है। एनसीपी अजीत पवार गुट 18 सीटों पर आगे है। कांग्रेस में 29 पर सिमटी हुई नजर आ रही है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 36 पर है। एनसीपी शरद पवार गुट 28 सीटों पर आगे है। ये रुझानों में महायुति सरकार बनती हुई नजर आ रही है। नीलेश भोसले जी क्या कहेंगे इन पर? निश्चित रूप से अभी फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जिस प्रकार का चुनाव महाराष्ट्र में देखा, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम चुनाव लड़े, मराठा आरक्षण के मुद्दे पे हम चुनाव लड़े। कि आप सभी ने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कैसे संविधान को हाथ में उठा के कहा कि ये संविधान उठाने वाले ये लाल कलर का संविधान है और नक्सलवादियों की विचार ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो हम अलग अलग विषयों पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति थी कि बाहर से आके दिल्ली से आके महाराष्ट्र के पार्टियों को फोड़ना, उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का गठन किया था, अपनी जीवन भर की पूंजी खून पसीना एक करके जो पार्टी खड़ी की, तो वैसे ही शरद पवार साहब ने अपनी जीवन भर की पूंजी और खून पसीने से जो पार्टी खड़ी थी उस पार्टी को तोड़फोड़ करना, ये महाराष्ट्र के लोगों को कहीं ना कहीं बिल्कुल फला नहीं है, अच्छा नहीं लगा है। और उसी का बदला लेने के लिए परिवर्तन की एक बड़ी ताकत के साथ आंधी हम लोगों ने महाराष्ट्र में। लेकिन अभी रुझान कह रहे हैं नीलेश जी के इमोशंस काम नहीं आए। शरद पवार ने रिटायरमेंट की बात भी कह दी, लेकिन बावजूद इसके नंबर्स उस तरीके से साथ में नहीं है। 5 करोड़ के नोट के बैग की एंट्री हो गई तो इधर सुप्रिया सुले सवालों के घेरे में खड़ी हो गई, बिटकॉइन के आरोप लग गए, फिर मानहानि के दोनों तरफ से केसेस सामने आ गए। ये चल क्या रहा है और महायुति इन सब के बावजूद आगे बढ़ती हुई?
देखिए, शरद पवार साहब और सुप्रिया के फैमिली को बदनाम करने के अलावा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत प्राइमरी फेसी स्टेज है, शुरुआत का स्तर है ये। बिल्कुल विचारधारा का संक्रमण भी महाराष्ट्र के चुनाव में दिखाई देता है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि महायुति लगातार आगे बढ़ रही है और एक बड़ा अंतर आ रहा है महायुति और महाविकास आघाड़ी में। लेकिन गांधी परिवार के लिए अच्छी खबर है, करीब 53,000 वोटों से वायनाड से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं और झारखंड में कांटे की टक्कर है, 2 सीटों का अंतर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। झारखंड में लगातार समीकरण बदल रहे हैं। झारखंड में जो एनडीए गठबंधन है और वो बहुत ज्यादा अंतर से नहीं है, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांटे की टक्कर वहां पर देखी जा रही है। अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे, रितेश के पास चलेंगे। रितेश, झारखंड में कांटे की टक्कर। देखिए, झारखंड में कांटे की टक्कर है और जो शुरुआती रुझान आए थे उसमें लगा कि बीजेपी बहुत बढ़त बना लेगी, लेकिन अब देखिए कि वो अंतर लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन ने अगर देखा जाए तो पूरे चुनाव की कमान संभाल रखी थी महागठबंधन की तरफ से। झारखंड में तो बाजी पलट गई है, झारखंड में तो बाजी पलट गई है। अभी जो ताजा आंकड़े हैं एकदम ऑपोजिट हो गए हैं। यहाँ जेएमएम 29 पर आगे दिख रही है, बीजेपी 23 पर आगे दिख रही है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ये आंकड़ा बीजेपी का 29 था, जेएमएम का 23 था। बिल्कुल, आप रचना याद कीजिए कि जब शुरुआती लाइव में हम आए थे तो हमने यही कहा था कि कांटे की टक्कर है, कौन 19 होगा कौन 20 होगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 81 ही सीटें हैं झारखंड में, महज 81 विधानसभा की सीटें हैं और बहुत सारे मुद्दे आप देख लीजिए कि बंटोगे तो कटोगे, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महागठबंधन के भी अलग अलग आरोप थे। लेकिन धरातल पर अगर देखें तो जनता के मुद्दे बिल्कुल अलग मनोज, थे। हमने थोड़ी देर पहले झारखंड में ये बता दिया था कि बीजेपी आगे है और 42 का आंकड़ा, अभी तो जेएमएम और कांग्रेस 43 पर जा रहे हैं। घट रहा है झारखंड में, घट रहा है। राकेश जी थोड़ा उत्साहित हो गए थे, अदरक की चाय पी के थोड़ा सा ठंडे हैं। लेकिन इन सब के बीच हम महाराष्ट्र चलते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ा अंतर है। महाविकास आघाड़ी पीछे जा रही है और महायुति बहुत बड़े अंतर के साथ, मुझे लगता है कि चूंकि बड़ा राज्य है। ये ब्रेकिंग मुझे लगता है, हाँ ये अपडेट अब हुई है, ये ब्रेकिंग अपडेट झारखंड की कर लीजिए क्योंकि अब एनडीए यहाँ पर आगे नहीं है, अब यहाँ पर जेएमएम आगे है। मनोज, मुझे लगता है अभी भी कांटे की टक्कर है और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से आंकड़े दे रहा है, चूंकि आंकड़ों की आपाधापी में थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन अभी भी झारखंड में मुझे ऐसा लगता है कि काफी गुंजाइश है। एनडीए मजबूत और इंडिया गठबंधन पीछे है। लेकिन जो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रियंका गांधी लगातार आगे है, करीब 53,000 वोटों से वो वहां बढ़त बनाए हुए। गांधी परिवार के लिए अच्छी खबर है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़े अंतर के साथ महायुति आगे बढ़ रही है और महायुति में जिस तरीके से तमाम चेहरे निकल कर आ रहे हैं, वो सारे नेता, वो सारे चेहरे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि साहब ऐसे नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन सभी को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया, महायुति ने अपने साथ ले लिया। चाहे पवार की बेटी बड़े अंतर के साथ आगे चल रही है, अजीत पवार आगे चल रहे हैं, इसके साथ और भी कई आगे चल रहे हैं। डिरेन मिरांडा हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। डिरेन, अपडेट। देखिए, महाराष्ट्र से जो बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है उसमें जो महायुति जो है वो लीडिंग पे है। बीजेपी 61 सीट पे लीड कर रही है, शिवसेना शिंदे गुट 32 और एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो 25 सीट पे लीड कर रही है। तो महाविकास आघाड़ी की बात करें तो एनसीपी शरद पवार गुट 17 सीट पे लीडिंग है, कांग्रेस 13 सीट और शिवसेना यूबीटी 13 सीट पे लीडिंग है। तो अन्य छोटे दल जो है और जो अपक्ष उम्मीदवार है वो 16 सीट पे लीडिंग पे है। मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ वो ठाणे की कोपरी पाचपाखड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, वहाँ मौजूद हूँ। और जो सेकंड राउंड जो है वो उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वो वापस लीड लिया है। पहले फेरी में वो 4000 की लीड से आगे थे और सेकंड राउंड में भी उन्होंने लीड लिया है। और हम देख सकते हैं इस काउंटिंग सेंटर पे जो है वो काउंटिंग हो रही है और उनके सामने जो कैंडिडेट है शिवसेना उद्धव गुट के केदार दिघे,
वो अभी भी सेकंड पोजीशन पे है सेकंड राउंड के बाद भी। तो मुंबई से और खास करके महाराष्ट्र का जो चित्र है दोपहर के 1 बजे तक जो है वो स्पष्ट होगा। और मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में करीबन 22 से 23 सीट पे जो है महायुति लीड कर रही है। मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष जो है आशीष शेलार का इंतजार और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। महाराष्ट्र में महायुति आगे या फिर महाविकास आघाड़ी, या इम्पॉसिबल से सिचुएशन को क्या पॉसिबल कर पाएगी? एक अपडेट है कि नवाब मलिक पीछे हो चुके हैं, अबू आजमी आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट वहां पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अजीत पवार आगे निकल गए हैं और सुरेंद्र पवार पीछे हैं। कई सारे चेहरे हैं जो कि लगातार, और आदित्य ठाकरे भी आगे चल रहे हैं। अब जिस तरीके से अपडेट आपने बता दिया, यहाँ महायुति के लिए तो अच्छी खबर कुल मिलाकर दिख रही है। मनोज यादव हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनोज जी, हालांकि अभी जल्दबाजी होगी, 9:44 का वक्त हो गया है, अभी आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के रुझानों में महायुति को बढ़त मिल गई है, बहुमत मिल गया है। बधाई दे दूं क्या? जी देखिए, ऐसा है कि आप अभी बधाई दीजिए, चाहिए 1 घंटे बाद में बधाई दीजिए। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास का रथ चल रहा है और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी में जनता जनार्दन का विश्वास है और डबल इंजन की सरकार ने वहां पर जो काम किए हैं, उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और अब लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है और लगातार एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं रहती है, वहां पर प्रो इनकम्बेंसी रहती है। लगातार वहां पर हम दोबारा से रिपीट होते हैं, तीसरी बार भी आते हैं और चौथी बार भी। गुजरात का एग्जाम्पल है तो हमारे पास, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल है तो उत्तराखंड है, अभी हाल फिलहाल में आपने हरियाणा में भी देखा होगा। ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनकी हार है, जो सनातन का विरोध करती है उनकी हार है। देवेंद्र फडणवीस पीछे चल रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दूं, ताजा अपडेट, देवेंद्र फडणवीस फिलहाल पीछे चल रहे हैं। आप बताइए, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, जहां तक झारखंड का सवाल है तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप निश्चिंत रहिए। हम आश्वस्त है, पूर्णतः आश्वस्त है। जिस तरह से वहां पर लैंड जिहाद चल रहा था, अवैध रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसाने का कार्यक्रम संथाल परगना में जिस तरह से चलता था, जिस तरह से वहां पर अनुसूचित जनजाति समाज का अपमान किया जा रहा था और भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में वहां की सरकार डूबी हुई थी। किस तरह से 350 करोड़ रुपए वहां पर धीरेन्द्र साहू के यहाँ से पाए गए, किस तरह उनके सांसदों के घरों से 33 करोड़ 34 करोड़ रुपए मिल रहे थे, मशीनें लगाई जा रही थी, मशीनें फेल हो जा रही थी गिनने मुद्दा तो कोई नहीं छोड़ा आपने, साम दाम दंड भेद हर मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं, चाहे झारखंड है या फिर महाराष्ट्र है या फिर उपचुनावों में अलग अलग सीटें क्यों ना हो। लेकिन मनोज, आप एक बात गौर कर रहे हैं, आज जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उत्साह की थोड़ी सी कमी है, एनर्जी कम है, एग्रेशन कम है, उस तरीके से उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। क्या यहाँ आप थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश ना हो या बहुत ज्यादा दुखी ना हो, टाइम थोड़ा बीत जाए, थोड़ा जो रुझान है वो रिजल्ट्स में तब्दील हो जाए? मनोज यादव बहुत ऐसे एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन मनोज जी आज सब डाउन है, आज सब डाउन है। आज कोई लड्डू, मिठाई या जलेबी की बात नहीं कर रहा, आज कोई एग्रेसिव नजर नहीं आ रहा, आज सब एकदम शांत से बैठे हैं। लड्डू भी मिलेगा, देखो ना, एकदम गलत बात है। पिछली बार हरियाणा के चुनाव में बहुत सारे चैनलों पे मैं बैठा रहा तो लगातार किस तरह से, जैसे बैलेट पेपर का रिजल्ट आया तो किस तरह से ढोल नगाड़े बजने लगे थे कांग्रेस के दफ्तर में, फिर बाद में ढोल वालों को पैसों लीजिए आगे बीजेपी की खबर, लीजिए आगे बीजेपी की खबर, यूपी उपचुनाव से, यूपी उपचुनाव से आ गई अब लड्डुओं और जलेबी वाली खबर। यूपी उपचुनाव में जो खबर है, 9 सीटों पर 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, सिर्फ 1 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है। जी, हर जगह से आपको लड्डू की खबर आएगी, हर जगह से जलेबी खाने की खबर आएगी। मोदी जी भी यहाँ आएंगे, जश्न होगा। हाँ, जेबा जी कुछ कहना चाह रही है, जलेबी कांग्रेस भेज रही है क्या? हाँ जेबा जी। बिल्कुल, हम जीतेंगे तो जलेबी जरूर देखिए, जलेबी भी हमारे साथ न्याय करेगी, वो भी भगवा है। भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 1 मिनट, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, बोलने दीजिए मुझे भी, अब आई सुन रही थी। भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम काम किए हैं, विकास किए हैं। अगर विकास किए होते ना और काम किए होते तो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे की जरूरत नहीं पड़ती। जहां भी चुनाव होता है आप जहर और नफरत फैलाने का काम करते हैं और एकमात्र एजेंडा होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को कैसे तोड़े और कैसे पोलराइज किया जाए और कैसे वोट बटोरा जाए। काम पर और विकास पर तो आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते और बात नहीं कर सकते और चल नहीं सकते हैं, और सिर्फ देश का ध्यान भटकाने की काम की जा रही है।
मैं और जवाब देता हूं। झारखंड की बात करते हैं, भाजपा ने तो मुझे झारखंड का बोलने हालत ये खराब ये करके ये रखा आरोप था। प्रत्यारोप तो मुझे लगता है कि अब मैं बढ़ने जवाब वाला देता है, हूं अभी। बढ़ने वाले हैं। और आप Please. तय मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन में भी इस बात की शिकायत होगी। ईवीएम भी और- बेचारी घबराई और हुई है आप कि मैं करूं तो क्या झारखंड- और करूं, आप मैं अपनी प्रतिष्ठा हरियाणा बचाने की इलेक्शन कोशिश की बात करूंगी कर तब रहे हैं। जबकि देखिए, महाविकास ऐसा है, अघटन अभी उसके थोड़ी ऊपर देर आरोप बाद लगाएगा। में। लेकिन और मैं जब आपको कुछ पोस्टल बैलेट पर लगातार मैं आपको कुछ कांग्रेस आंकड़े आगे बता चल दूं। रही थी, तो मुझे बोल लगता रहे है थे कि भाजपा इस के बहस से प्रवक्ता ज्यादा ईवीएम चेहरों को बात करना चाहिए। वो आंकड़े बता दूं मैं आपको कि क्यों आगे चीख रहे कौन हैं है और भाई? पीछे क्यों कौन, चिल्लाने क्योंकि लगे मेरे हैं? संवाददाता मुझे जो जानकारी अभी थोड़ी भेज देर रहे में हैं आप वो देखिएगा जानकारी कि मैं EVM लिख पर रहा ठीकरा था। फोड़ने वाले हैं, पीछे इलेक्शन कौन कौन है कमीशन सुन में लीजिए। ठीकरा फोड़ने वाले हैं। अभी जो काउंटिंग चल रही है उसमें पीछे कौन कौन है। मिलिंद देवड़ा पीछे हो चुके हैं, छगन भुजबल पीछे हैं, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा। और मैं आपको बता दूं वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन उनका नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी चल रहा था। देवेंद्र फडणवीस अभी पीछे है, आगे क्या होगा पता नहीं है। राज ठाकरे के बेटे पीछे हो चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है वो पीछे चले गए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वो पीछे हो चुके हैं। आगे कौन कौन चल रहा है। एकनाथ शिंदे आगे हैं, धीरज देशमुख आगे चल रहे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं देशमुख साहब के। नीलेश राणे